इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो, देयर आर थ्री वर्ड्स, इंटेलेक्चुअल, प्रॉपर्टी और राइट्स। इन तीनों वर्ड्स को जरा समझो, ठीक है। इन तीनों वर्ड्स की अगर हम मीनिंग निकालें, अपने आप समझ में आ जाएगा व्हाट अबाउट द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यहां पे जो इंटेलेक्चुअल टर्म है ना, इट रिप्रेजेंट्स योर ब्रेन, आपका मस्तिष्क, आपके ब्रेन को बता रहा है। प्रॉपर्टी आपके एसेट को बताता है। ASSET आपके एसेट को बताता है, यानी आपकी अपनी चीज। और राइट्स आपका एक हक है जिसको आप राइट ही कहते हैं। आपके ब्रेन ने जो क्रिएट किया है, आपकी ब्रेन क्रिएटिविटी, आपकी जो ब्रेन ने डेवलप किया है, दैट इज योर ब्रेन क्रिएटिविटी। उस ब्रेन की क्रिएटिविटी पर आपका जो एसेट हो गया, उस पे आपको हक देता है कौन? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उस पे आपको आपका हक देता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है क्या है? आपकी जो ब्रेन क्रिएटिविटी है उस पर आपको हक दिया जा रहा है, क्योंकि आपने उसमें अपनी जिंदगी लगाई है। और सिर्फ आपकी अपनी ब्रेन क्रिएटिविटी नहीं, इसके अलावा यू हैव टू इन्वेस्ट ऑल्सो। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, हो सकता है। उन सब चीजों पे आपको आपका हक दिया जाता है, और यही है आईपीआर। ये इसलिए जरूरी होता है, ये इसलिए जरूरी होता है जिससे जो इनोवेशंस वगैरह है ना, वो होते रहे, रिसर्च और डेवलपमेंट होते रहे, लोगों को जो इंटरेस्ट है ना वो बना रहे, जो इकोनॉमिकल लॉस है ना वो ना हो। अब मान लो रेनबैक्सी कंपनी ने 300 करोड़ रुपए लगाकर 300 करोड़ रुपए लगाकर एक कैंसर की दवा बनाई। दवा बनने के बाद जब मार्केट में आया, उसके सॉल्ट की सैंपल को केमिकल टेस्टिंग की गई और पता चला ये सॉल्ट है जो कैंसर के लिए आता है। धड़ल्ले से उसका पायरेटेड दवा बनना शुरू हो गया। सुनो, रेनबैक्सी कंपनी सड़क पे आ जाएगी, 300 करोड़ रुपए उसके बर्बाद हो जाएंगे। सैकड़ों साइंटिस्ट ने मिलकर 5 साल में काम किया और उस कंपनी ने दवा बनाई आपके कल्याण के लिए, आपके भले के लिए। और उस कंपनी को तो प्रोटेक्शन ही नहीं मिला, वो कंपनी सड़क पे आ गई। नेक्स्ट टाइम आपके लिए इस दुनिया में कोई दवा नहीं बनाएगा, सफर आप करेंगे। छोटे टर्म पे लगता होगा कि मेरी किताब की जिरोक्स आप पढ़ लेते हैं तो आपका फायदा हो गया, पर बड़े टर्म पे आपको पता होना चाहिए आपके इस कर्म की वजह से मैग्रा हिल के हजारों जो एम्प्लॉइज हैं, उनके बच्चे जो है भूखे मरेंगे। आप नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि जो मैग्रा हिल इस किताब को छाप रहा है, वो मैग्रा हिल की किताब अगर आप जिरोक्स करा रहे हैं, आप नहीं चाह रहे ओरिजिनल किताब खरीदना, तो मैग्रा हिल का पूरा बिजनेस खराब, उसके सारे एम्प्लॉइज सड़क पर, उनका पूरा परिवार भीख मांगेगा। सोचो कि इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन है ये, आपकी जान बच रही है, एक दवा बन रही है आपके लिए अच्छी क्वालिटी की किताबें लाई जा रही है, अच्छी क्वालिटी के मूवीज लाए जा रहे हैं। एक प्रोड्यूसर है, उसने 500 करोड़ रुपए लगाए, बड़ी अच्छी मूवी बनाई आपके लिए। उस प्रोड्यूसर का लॉस हो गया क्योंकि आपने पायरेटेड देख लिया ना। वो प्रोड्यूसर अगली बार कभी भी हिम्मत नहीं करेगा आपके लिए एक अच्छी क्वालिटी मूवी बनाने के लिए। तो अल्टीमेटली आपको शॉर्ट टर्म पे लगा आपका फायदा हो गया, लॉन्ग टर्म में आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया। इन सब चीजों का एक इंटरेस्ट बना के रखना, चीजों को सेफ और सिक्योर करना, इन्वेस्टमेंट बचा के रखना। किसी बंदे ने अपनी जिंदगी दे दी आपके लिए कुछ बनाने के लिए, अब उसको कुछ मिलने का टाइम है और उसको कुछ नहीं मिला, तो ये चीजों को अगर देखा जाए तो पूरा एक प्रोटेक्शन आईपीआर ही देता है। तो आईपीआर अब समझ में आ गया क्यों बहुत जरूरी है। इससे कंपटीशन मार्केट में बना रहेगा, अच्छी चीजें आएंगी, और कंज्यूमर आप हैं और मैं इन्वेस्टर, मान लो दोनों के बीच एक इंटरेस्ट बना रहेगा। मैं रिसर्च और करूंगा और अनुसंधान करूंगा और अच्छी चीजें लाऊंगा, मुझे पता है इससे मुझे फायदा होगा और मुझसे फायदा में आपको भी फायदा होगा। नए इनोवेशंस होते रहेंगे और इंटरेस्ट बना रहेगा आपका और मेरा। मैं रिसर्च करने वाला, चीजें बनाने वाला, आप उपयोग में लाने वाले। क्यों?
हर किसी को इंटरेस्ट था आईफोन 15 में क्या आने वाला है। ये क्यों था? उसने रिसर्च करके नई चीज बनाई और आप कंज्यूमर थे, आप में उस चीज का इंटरेस्ट था। आईफोन 15 में क्या नया कर रहे हैं, आईफोन 16 में क्या इंटरेस्ट है, नया कर रहे हैं ये लोग। तो ये चीजें क्या है, एक इंटरेस्ट है ना आपके पास मौजूद है, ये कुछ नया रिसर्च करेंगे, कुछ उससे भी अच्छी चीज लाएंगे। तो ये बच्चा ये क्यों है? अभी उसी एप्पल आईफोन वाले 16 जो मार्केट में आ गया, और मान लो उसी पायरेटेड आप बनाते, किसको इंटरेस्ट रहेगा? हम पायरेटेड बना लेंगे ना, कंपनी को इंटरेस्ट रहेगा चीजों को बनाने में, हमारे पैसे बेकार हो जाएंगे, क्यों इतना रिसर्च करें, करोड़ों रुपए खर्च करें, और ना तो कंज्यूमर को रहेगा इसका मार्केटिंग। तो अल्टीमेटली सब इकोनॉमी चौपट, और अल्टीमेटली अच्छी गुणवत्ता के फोन अब आने बंद हो जाएंगे। कौन लाएगा भाई? आप सफर करेंगे, क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? अब मेरे ख्याल से आपको आईपीआर समझ में आने लगा क्यों आईपीआर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल लॉस नहीं होने देगा, इंटरेस्ट बना के रखेगा, नए रिसर्च और डेवलपमेंट होते रहेंगे, एक मोटिवेशन भी रहेगा ना, आपको भी मोटिवेशन रहेगा, उस कंपनी को भी मोटिवेशन रहेगा कि इतना बड़ा रिस्क मैं 500 करोड़ रुपए का ले रहा हूं, दवा बनाने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे वो देश मुझे प्रोटेक्ट करेगा, है कि नहीं, मुझे लॉस नहीं होने देगा। और सही बात है, अभी रेनवैक्सी की दवाइयां अगर इस तरह पायरेटेड होने लगे, सिप्ला, रेड्डीज, आप सबको पता है हजारों लोग, लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, सब भूखे मरेंगे, कंपनियां बंद हो जाएंगी, घाटे में चली जाएंगी। बात मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके हैं पूरी तरह से कि आईपीआर क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईपीआर ऐसा चैप्टर है जो कि सिर्फ साइंस एंड टेक में ही नहीं, ये आपको इकोनॉमी में भी आता है, क्योंकि इकोनॉमिकल लॉसेस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ये सारी चीजें आपको इकोनॉमी में भी आती, इकोनॉमी में ही आती हैं, आती नहीं आती, इकोनॉमी में ही आती है, या उन्होंने डाल दिया आपके साइंस एंड टेक में तो मैं पढ़ा दे रहा हूं। बेसिक चीज क्लियर हो गई है? बोलो हाँ। अब आगे बढ़ो। अब देखो आईपीआर के प्रोटेक्शन के लिए, आईपीआर रिलेटेड अगर कोई मुद्दा होता है दुनिया में, तो उस मुद्दे के लिए, उससे निपटने के लिए क्या है, तो सबसे पहले बताऊंगा यूएन की एक बॉडी है, यूएन के अंदर आती है, जिसका नाम है वीपो। 1970 में वीपो ला दिया जाता है और 1974 में यूएन के अंदर आ जाता है। तो कह सकता हूं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर आज वीपो है जो आता है और काम करता है। देखो यूनाइटेड नेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़े मसलों को सुलझा रहा है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लेवल पे आईएईए लेकर आया है, न्यूक्लियर एनर्जी का मिसयूज ना हो। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लेवल पे यूएनओएसए लेकर आया है, अंतरिक्ष में उल्टे सीधे काम ना करे उनको प्रोटेक्शन के लिए। यूनाइटेड नेशन दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के प्रोटेक्शन के लिए उसके अंदर वीपो आया है। मतलब यूनाइटेड नेशन हर सेक्टर में काम कर रहा है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैं आपको पीछे भी बोला था, या फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर वीपो है जो आज काम कर रहा है। अब बात होती है वीपो का पूरा नाम क्या है। वीपो का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सर वीपो का काम क्या है? वीपो का काम है अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम होती है, आईपीआर रिलेटेड कोई इस तरह का वायलेशन या कुछ होता है, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन या निपटान वीपो करेगा। सो रिगार्डिंग एनी डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम्स ऑन आईपीआर इश्यूज, रिगार्डिंग एनी डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम्स जो भी है, ऑन आईपीआर इश्यूज, इट रिजॉल्व। आईपीआर से जुड़े अगर कोई भी बवाल है, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट्स है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उसका निपटान जो होता है वो दुनिया के यूएन के अंदर आने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है वीपो, वो सारी समस्या का निपटाता है। इंटरनेशनल लेवल पर पूरी समस्या को निपटाने का काम जो है वो यही करता है। एवरीबॉडी क्लियर? वो यही करता है। और आगे सुनो, तो ये हो गया वीपो, अलग मैंने कर दिया। वीपो का काम है दुनिया में अगर किसी लेवल पे कोई डिस्प्यूट या प्रॉब्लम आईपीआर पे होती है तो वीपो उसको सुलझाएगा। वेरी गुड। दूसरी तरफ मैं एक चीज और आपको पहले टुकड़ों में मैं आपको पढ़ा देता हूं, फिर सारे टुकड़ों को जोड़कर मैं आईपीआर समझा देता हूं। क्योंकि जब आईपीआर आएगा, कहीं वीपो आएगा, कहीं डब्ल्यूटीओ आएगा, कभी ये आएगा, सब सर के ऊपर जाएगा। तो कुछ भी सर के ऊपर नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि अगर क्लास में आने के बाद भी वो सब्जेक्ट फिर वहीं रह गया तो क्लास में आने का मतलब सॉल्व नहीं हुआ, और ये कंफर्म हो गया कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे। ये आपको याद रखना चाहिए। क्लास में आने के बाद भी, विषय करने के बाद भी विषय जहां था वहीं रह गया तो अल्टीमेटली आपके आने का मतलब सॉल्व नहीं हुआ। क्या तो मैं गलत बोल रहा हूं? सही बोला, गलत बोल रहा हूं? तो आप जहां थे पैसा देने के पहले, पैसा देने के बाद भी वहीं रह गए, तो आपने अपना पूरा समय व्यर्थ किया। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता पहले बेसिक समझ लो फिर चलेंगे, क्योंकि सिलेबस तो हर कोई सब कवर कर रहा है, पूरे कोचिंग इंडस्ट्री, पर प्रोडक्टिव कितना है मैटर ये करता है। सिलेक्शन तो प्रोडक्टिव से होगा। चलिए, अब यहां पर एक और चीज मैं बता रहा हूं जिसका नाम है WTO। सबने सुना होगा, इसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज। भाई इकोनॉमी में बड़ा डिटेल में आता है, इकोनॉमी में बड़ा डिटेल में आता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? समझो, देखो इसकी अपनी कहानी है, मैं उस कहानी बनी जाऊंगा। मैं आपको इकोनॉमी नहीं पढ़ा रहा, मैं सीधा पकड़ रहा हूं WTO 1 जनवरी 1995। नहीं जाना मुझे इसके पहले गैट के वार्ता, उरुग्वे राउंड, मराकेश राउंड, नहीं जाना। सीधा मैंने कहा भैया 1 जनवरी 1995 इकोनॉमी वाले समझे, मेरे को निकलना है यहां से, खट से भागना है। देखो ऐसा है कि मैंने जब आपको न्यूक्लियर डिप्लोमेसी पढ़ाई थी तो मैंने कुछ बातें बोली थी। मैंने बोला जानते हो बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वार तक इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशन नहीं थे, न तो UN था, न तो IMF था, न तो वर्ल्ड बैंक था। कुछ याद आ रहा है? ये सारी चीजें सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आती हैं। कब आती हैं? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आती हैं। तो नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आने वालों में UN और उसके बाद एक IMF, ये दोनों चीजें होती हैं। WTO भी होता है। WTO के लाने के पीछे कारण क्या होता है? WTO की ओरिजिन तो बहुत पहले ही हो जाती है, पर फाइनल होता है ये 1 जनवरी 1995 से। और हाँ, इंडिया ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ WTO फ्रॉम बिगनिंग। मतलब भारत 1 जनवरी 1995 से WTO का मेंबर बन जाता है, शुरुआत से ही। तो भारत WTO का मेंबर कब से है? शुरुआत से। शुरुआत का मतलब 1995 से, ठीक है। WTO का काम क्या होता है? WTO का सीधा काम होता है कि भाई देखो ऐसा है, इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। कहां? ट्रेड एंड कॉमर्स पे। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना है ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। किसी भी ट्रेड वगैरह की चीजें जो कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना है। इसका मतलब पूरी दुनिया का मार्केट एक होगा। जब हम ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में रहते हैं तो हम किसी भी तरह की कोई पाबंदी ट्रेड्स पर भी नहीं लगाएंगे, किसी भी कंट्री को, किसी भी कंपनी को। ये सारा कुछ एज अ केयर टेकर WTO रहेगा। WTO ही सबके प्रिंसिपल्स बनाएगा, सबके सिद्धांत बनाएगा, और इन्हीं WTO के प्रिंसिपल को पूरी दुनिया वाले अपनाएंगे। क्योंकि सबको पता है कि भारत की कंपनियां दूसरी जगह भी जाके इन्वेस्ट करती हैं, हो सकता है वहां की कंट्री में उन कंपनियों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा हो, और भारत में भी दूसरे कंट्री की कंपनियां आती हैं, हो सकता है भारत सरकार उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। तो इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया एक ट्रेड और कॉमर्स के लिए फेयर होना चाहिए। सो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं, ये पूरी जिम्मेदारी WTO की है। क्लियर? WTO की जिम्मेदारी समझ में आ गई। अब बात ये होता है WTO काम कैसे करता है। WTO बहुत सारे प्रिंसिपल्स लेकर आता है। फिर मैं कह रहा हूं WTO में आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरे को WTO के अंदर एक प्रिंसिपल है जिसको पढ़ाना है, क्योंकि वो प्रिंसिपल ही है जो IPR लाता है। लेकिन मजबूरी है, थोड़ा बोलना तो पड़ेगा, तो उस मजबूरी की वजह से मैं थोड़ा WTO पे बताता हूं। देखो, WTO में एक इशू होता है सब्सिडी इशू को लेकर। किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है, और खासतौर से भारत जैसा राष्ट्र तो किसानों को सब्सिडी देता ही है। आजादी के बाद भी आज हमारे किसान जो पूरे भारत का पेट भरते हो बेचारे आज भी गरीब हैं। हाँ, क्योंकि इनकी चीजों को खरीद कर मॉल में उन्हीं चीजों को बड़ा महंगे रेट पे बेचा जाता है।
जो प्रॉफिट इनको मिलना था वो मॉल वाले लोग ले जाते हैं। किसानों से हम चीज़ों को खरीद नहीं पाते, मॉल में जाकर उसी राइस, उसी वीट को, उसी चीज़ को ये 3 रुपए का खरीदते हैं, 5 रुपए का बेचते हैं, 10 रुपए का बेचते हैं, और हम उसे 100 रुपए तक मार्केट में मॉल तक आते आते पॉलिश वॉलिश करके सुंदर करके पैकेट लगा के रैपर लगा के 200 रुपए के चावल हो जाते हैं कि नहीं? क्या मार्केटिंग होती है। चलेगा, कुछ लोग बड़े खुश होते होंगे सर हमारे गाँव से आ जाता है। आप बड़े किस्मती हैं, आपके दादी, आपके पिताजी, आपके ये लोग अभी भी खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि एक समय आने वाला है लोगों के पास जमीन नहीं होने वाली, क्योंकि पॉपुलेशन आप जानती हैं, और हम सब भूखे में मोहताज होने वाले हैं। प्लास्टिक के चावल खाएंगे तो क्या क्या खाएंगे जो चाइना बना रहा है, उसके लिए भी तैयार हो जाइए आगे भविष्य। कितना आपका पेट बचेगा, कितनी आपकी जिंदगी चलेगी, सोचिएगा। चलिए, प्लास्टिक के चावल क्या सही बात है? नहीं, फेक बात है। सर आपको कहां से मिला? वही जहां से आप देश को बदलने की बातें करते हैं, व्हाट्सएप की दुनिया। आइए, प्लास्टिक के चावल, हम भी चौंक गए भाई, कौन पूछेगा उसको। सब्सिडी हो गया, दूसरा ट्रिम्स, और तीसरा ट्रिप्स। 3 मसले हैं, 3 सिद्धांत हैं, 3 प्रिंसिपल है मेन। मैं नहीं जा रहा WTO पे। किसी बच्चे की इकोनॉमी सब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर आ रहा होगा सर थोड़ा और बता देते, क्योंकि मैं थोड़ा और जानता हूं। मैं क्यों बताऊं, मैं इकोनॉमी पढ़ा ही नहीं रहा। कोई इकोनॉमी का बंदा आएगा, कोई इकोनॉमी पढ़ाएगा, उससे बात कर लेना और ज्यादा। अब आप पूछोगे सर ये बताओ सब्सिडी इशू क्या है, पहले मसला बताओ। सुनो भाई, फिलहाल ये मसले जो मैं बताने जा रहा हूं ये मेरे मसले हैं नहीं, लेकिन लिख दिया है तो बता देता हूं। ये मेरे मसले हैं नहीं, मेरा मसला है क्या? ट्रिप्स। 1 मिनट, ये ट्रिम्स का पूरा नाम तो लिख दूं। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इन चीजों को मैं शॉर्ट में निकालूंगा। ट्रिप्स का पूरा नाम है बच्चा ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पहले तो ये पूरे नाम लिख डालो, फिर मैं इनके काम भी बताता हूं। ट्रेड रिलेटेड, मेरे ख्याल से नाम देख लेना, फुल फॉर्म यही होने चाहिए। अगर 1% थोड़ी एरर हो गया तो भाई माफ कर देना, पर मेरे ख्याल से नाम यही होना चाहिए। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो WTO में कुल 3 एंगल मिल गए आपको, सब्सिडी वाला एंगल, ट्रिम्स वाला एंगल और ट्रिप्स वाला एंगल। सर पहले सब्सिडी बताओ। देखो, सब्सिडी वाले मसले में तो सबसे ज्यादा भारत ही धोया जाता है, भारत ही धोया जाता है। ठीक है, क्यों धोया जाता है? हम भैया अपने किसानों को देते हैं सब्सिडी, क्यों? क्योंकि 80% लोग हमारे यहाँ के आज भी, किसान तो नहीं बोलूंगा, गरीब है, और उनको किसी ना किसी तरीके से सब्सिडी चाहिए, उसमें किसान भी आता हो। अब अगर सब्सिडी देते हैं, सुनना, तो सब्सिडी देने की वजह से हम तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये गलत बात। अब आपको लग रहा है इसमें गलती क्या है? दुनिया में और कोई कंट्री नहीं कर रहा ना, तो आप प्राइस को गड़बड़ कर रहे हैं ना। सर ये समझ नहीं आया प्राइस को गड़बड़ करने का, सब खेल आप पैसे का है, हम तुमको अंदर की बात बताते हैं। WTO में चलता किसका है? जिसके पास पैसा है। देश में किसका चलता है? जिसके पास। सर अब समझ में आ गया, हर किसी को कारपोरेट सेक्टर क्यों चाहिए? इलेक्शन जीतने के लिए। और गलत नहीं है, ये उनसे जीतते हैं, उनकी मदद करते हैं, कोई गलत नहीं है। जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूं, कल को एक आध पैसे की जरूरत पड़ेगी जिंदगी, क्या पता कोई बच्चा आइए हमारी मदद हो जाए, ये कोई गलत नहीं है सर। लेकिन यार लोगों के साथ चीट है। क्या चीट है जी? कुछ नहीं होता, सब ठीक है। भारत जैसे कंट्री में आपके साथ उल्टा हुआ तो आपके साथ चीट हुआ, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर फिर तो ये WTO के हिसाब से पंगा इसलिए क्योंकि यहां पर दबंगी ही चलती है डेवलप कंट्रीज की। पैसे वाले हैं, पावरफुल है, अपने हिसाब से चाहते हैं, मेरे हिसाब से सीजर हैं और मैं और पैसा कमाऊं। नहीं बात समझ आई? तो ये कहते हैं कि ये सब चीजें गलत है और भारत बहुत उल्टा सीधा करता है।
क्यों? भारत सब्सिडी देता है। हम चाहते हैं प्राइस बढ़े, भारत अपने जो रिजर्व्स हैं जो रखा हुआ है वहां से खाद्यान्न निकाल देता है, सीरियल के प्राइस फिर रुक जाता है, नहीं बढ़ने नहीं पाता है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि भारत एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहा है किसानों को, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन एक एक्स्ट्रा रिजर्व हो रहा है, एक्स्ट्रा रिजर्व हो रहा है तो हम मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे अपने हिसाब से बढ़ा उधारी नहीं कर रहे। कुछ ऐसा, मैं और ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, हल्का हल्का सा ऊपर से लेके मैं निकल रहा हूं कि मुझे पहुंचना है कहां, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा। ये चाहते हैं पैसे कमाएं, और क्योंकि ये किसी तरह का सपोर्ट कर नहीं रहा, भारत सपोर्ट कर रहा है, इस तरह की चीजें कर रहा है, इसमें उनका फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए वो लोग सब्सिडी को। ये मैं एज अ भारतीय होने की वजह से भारतीयता की तरह से आपको आंसर दिया हूं। वो क्या बोलते हैं, उनका क्या आंसर होगा वो जाने, उनके हिसाब से हम गलत कर रहे हैं और हम अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे एक विवाद हुआ ना, डिस्कशन हुआ ना, डिस्प्यूट हुआ ना। अच्छा, अब सर ट्रिम्स क्या है? ट्रिम्स पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्या है भाई? इन्वेस्टमेंट से जुड़े किसी भी तरह के कोई भी रेस्ट्रिक्शंस किसी एक कंट्री को दूसरे कंट्री पे नहीं लगाना है। मतलब कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करता है, और ग्लोबलाइज दुनिया में करता है, भाई हमारे भी तो अबानी अडानी जाते हैं और उनके भी तो लोग आते हैं, नहीं समझ में आई बात? तो किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन आप उनके साथ नहीं करेंगे। कोई अगर आपकी कंट्री में आकर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यू विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम टू देम। यह है ट्रिम्स। ट्रेड से जुड़ा अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपके कंट्री में हो रहा है तो आप उनके लिए वही नियम बनाएंगे जो आप अपने कंट्री में अपने कंपनीज के लिए नियम बनाते हैं। ऐसा नहीं है आपके लिए नियम अपना होगा और परायों के लिए नियम पराया वाला होगा ना। ट्रेड और कॉमर्स में सबके लिए नियम एक होगा। अपने लिए एक्साइज इतना और उनके लिए 10% कर दिया, अपना 8% क्योंकि विदेश से ना, गलत बात। ये आप WTO का वायलेशन कर रहे हैं ट्रिम्स का। कुछ समझ में आई बात? हाँ बोलते रहो, जितना आएगा उतना अच्छा अच्छा दिमाग चलेगा। हमारा तो रिस्पांस तुम्हारे ऊपर से होता है। कई जगह तो हम क्लास छोड़ के निकल जाते हैं क्योंकि बच्चों को लगता है कि साइंस में कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो मैं कर क्या रहा हूं। चलो जहां पे लगता है उनको पढ़ाओ, जहां नहीं लगता उनको छोड़ो। इलाहाबाद में हम नहीं जाते, छोड़ दिए। हम जाके सब चीजें पढ़ाए, हिंदी मीडियम का क्लास रहता है, जाके सब पढ़ाए, विश्वास नहीं करोगे कोई बच्चा सब पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो उसको आज तक 8 साल से इलाहाबाद में लूसेंट पढ़ाते हैं लोग यूपीएससी के लिए। लूसेंट का साइंस अटैक जानते हो क्या है? आज भी वहां लोग बायोलॉजी पढ़ाते हैं और बच्चा ये सोच के बायोलॉजी पढ़ता कि अगली बार आ गया। तब ऐसे करते करते 13 सालों के बायोलॉजी आज तक आया ही नहीं यूपीएससी में। अभी भी नहीं मान रहा कि साइंस एग्जीक्यूशन आता है, स्टैटिक आता है। अब विश्वास नहीं करोगे, इस बार तो कुछ अजूबा हुआ है। अंदर क्या बता दें, मुझे न्यूज आई इंग्लिश वाली किताब जो छपी साइंस अटैक की 20,000, 14,000 खत्म हुई अभी 1.5 महीने में। और साइंस अटैक की वो जाएगी 1 लाख के ऊपर जाती है, तो आपको भी पता है साल भर में। और साइंस अटैक की जो हिंदी वाली किताब है वो 7,500 छपी और एक दिन में 7,500 खत्म हो गई। 7,500 फिर छपने गई। मतलब इस बार हिंदी वालों को कुछ लग रहा है समझ आ गया है। आप नहीं समझ में क्या कह रहा हूं? एक दिन में 7,500 खत्म। मेरे को मैसेज आया, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, 3,000 किताब एक लॉट पे, एक और 3,003, कुल मिला 7,500 और जा रही है। मैंने कहा ऐसा कैसे? हिंदी में तो कुल मिला के 7,000 बिकती है साल भर में, इंग्लिश में तो लाख के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश के बच्चे समझ चुके हैं। साइंस टेक रवि सर। हिंदी के बच्चे एक ही जगह जाते हैं, उनको लगता है ब्रह्मांड में एक ही कोचिंग है, ब्रह्मांड में एक ही मटेरियल है, और हिंदी मीडियम का सारा रिजल्ट वही उन्हीं की वजह से खराब होता है। कोई और कंपटीशन में है ही नहीं, हिंदी मीडियम का बच्चा कहीं जाता ही नहीं, सारा रिजल्ट फेल उन्हीं की वजह से हुआ है। इंग्लिश में कंपटीशंस हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग्स हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, हम आगे। हिंदी में कोई कंपटीशन ही नहीं है, अंधों में खाना राजा, उन्हीं का कंटेंट, उन्हीं का नोट्स, उन्हीं का टीचर, उन्हीं का लेक्चर। हिंदी वालों के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं आया, इसलिए हिंदी वालों के साथ बड़ा गलत होता है और वो अंधभक्त की तरफ फॉलो करते हैं। हिंदी में भी दिक्कत, इंग्लिश वाले तो फिर भी चालू होते हैं। कुछ तो है। हिंदी वाले दंडवत प्रणाम क्यों कर रहे हैं? दंडवत प्रणाम, पैसा दिए हैं हम। इंग्लिश वाले एकदम प्रोफेशनल होते हैं, हिंदी वाले एकदम गुरु, लेट जाओ, साक्षात ब्रह्मा जी की अवतार हैं। अरे आजकल के गुरु ना चोर भी हैं, अवतार गए जमाना चलेगा।
सॉरी, रिस्पेक्ट टीचर्स, ज्यादा हो गया है ना। आप समझ गए? इस बार हिंदी वालों को भी थोड़ा ज्ञान आया है, थैंक गॉड, थैंक गॉड। इस बार हिंदी वालों को ज्ञान, बहुत जरूरी था ज्ञान आना। इंग्लिश वालों से हमें लग रहा है इस बार हिंदी वाले 1 लाख के ऊपर जाएंगे, इंग्लिश वाले हो सकता है 1.5 लाख चले जाएं। बहुत अच्छी बात है भाई। सोशल मीडिया बहुत काम करता है। एसी बंद हो गया या घर बंद हो गया? अच्छा, लाइट चली गई, ओके, कोई बात नहीं। अब देखो ट्रिम्स में, और सुनो, ट्रिम्स की बात समझ में आ गई। ट्रिम्स में और क्या होता है? सर कैसे रेस्ट्रिक्शन बताओ सर? वो एक्साइज मान लो लगा दिया, बढ़ा दिया। अब मान लो कोई तुम्हारे कंट्री में आ रहा है, तुम कह रहे हो भाई ऐसा है, रॉ मटेरियल तो हमारा ही यूज करना पड़ेगा। मतलब अब मान लो एप्पल आईफोन भारत में आ रहा है, भैया अपना कंपनी लगाने जा रहा है, अब यहीं बनेंगे एप्पल आईफोन, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। देश में जो नौकरी नहीं है, कम से कम विदेशी वाले आएंगे, कुछ तो नौकरी देंगे हम सबों को, बहुत अच्छी बात है, नौकरी मिलेगी हम लोग का। हम लोग के देश के लोग बाहर जाते हैं, 3-3 लाख के पैकेज पे महीने का कमाते हैं, इंडिया में कमाएंगे, कम से कम अपने माँ बाप के साथ तो रहेंगे ये, और अपने घर में रहेंगे तो पैसा भी बचेगा। विदेश जाके कितना खर्च हो जाता है, और घर परिवार से दूर रहना कितना। पिताजी की तबीयत खराब है, पिताजी को देख ही नहीं सकते, वीडियो कॉल पे चल रहा है। कई पिताजी लोग चले गए, बच्चा विदेश से पैसा कमा रहा है, और पिताजी भी आजकल बड़े मॉडर्न है। हमारा बच्चा विदेश में 2 करोड़ के पैकेज में है तेरे की। अरे वो 1 करोड़ भी ना कमाए, कम से कम साथ रहे। आजकल के पिताजी लोग भी मॉडर्न हो गए हैं, खुश हैं, खुश हैं। हमारा बच्चा विदेश में, तो खांसते हैं छींकते हैं, हॉस्पिटल जाने का वो नहीं है, इसमें खुश। पिताजी प्रैक्टिकल हो गए हैं, सब अंधी दुनिया में जी रहे, पिताजी लोग भी और बच्चा भी। चलिए, ऐसे से न्यूज सुनता और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2 महीने से पिताजी मरे थे, हड्डियां गल चुकी थी, फोन कर रहा, बच्चा आया ही नहीं। 2 महीने बाद जब पता चला बदबू आई, सड़ गया, खत्म हुआ, तब पता चला। सोचो, ऐसा पैसा, ऐसा बच्चा और ऐसा बाप, किस लेवल, क्या करोगे तुम लोग, कहां ले जा रहे दुनिया को। चलो, आपने भी देखा होगा महाराष्ट्र वाले रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हड्डियां गल चुकी, बॉडी डिकम्पोज हो चुका है, हड्डी थोड़ी बहुत बची है, 2-2.5 महीने में। सोचो क्या हालत होगी बॉडी की, है कि नहीं? ऐसा क्या पैसा 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 है। माँ बाप के साथ जितना समय गुजार लो, उससे बड़ा कोई पैसा हो सकता है, धन। चलिएगा, अच्छा, कुछ ज्यादा हो जाता कभी कभी, गांव देहात के है ना, इमोशनल है, तो क्लास में सब नहीं होना चाहिए, है नहीं, ये थोड़ा गलत हो जाता है ना, नहीं, अच्छी बात नहीं है। हम थोड़ा उल्टा सोचते हैं ना, इसीलिए हमको गांव जाना है। आयरलैंड रहे 1 साल मैसेच्यूसेट्स में भी रहे, फिर उसके बाद यूरोप में भी 2-3 साल रहे। करते 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 फिर दिल्ली आए, दिल्ली आते 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 फिर अपने गोरखपुर गए, अब जाते जाते अपने गांव जाना है। लास्ट बचा है मेरा उल्टा रहा है, अंत में वहीं जाके अंत वहीं होना है, वहीं से, मतलब समझ गए, अपने लोगों के साथ हमारा उल्टा चल रहा है। ट्रैक्टर नहीं चाहिए, मर्सिडीज हमारा अलगे सपना है। गांव में जाके ट्रैक्टर मर्सिडीज चल पाएगी, गड्ढा है, बड़ा बड़ा टायर होगा, चलाएंगे खेत में, गड्ढा डम फंस जाएगा, एक्सीलेटर दबाएंगे, खुदा देंगे गड्ढा, बड़ा बड़ा टायर होता है। चलिए, हम वो जिंदगी पसंद करते हैं। ये नरक है, तुम लोग जहां रहते हो, नरक में रहते थे तुम लोग, वो स्वर्ग है, अपना गांव, अपना देश। फिर इमोशनल हो गए। देखो विकी, थोड़ा कंट्रोल कर लेना है ना, आज पता नहीं, मैं बात करना, आज 5 मिनट बात कर लिए, ज्यादा हो गया। चलो, ओए, आप लोग भी मजे लेते हैं और मेरी इमोशन के साथ खेलते हैं, इधर सुनिए, है ना, मेरी इमोशन से मजा आ रहा है सुनने। सुनो, नहीं, अभी जाएगा, फिर मुंह पर कैमरा भी तो है, बच्चे भी तो है, ऑनलाइन वाले। सुनो, अच्छा, एक तो हो गया कि आपको कह रहे हैं कि बैटरी यहां यूज करो, नहीं करेंगे, तुम्हारा घटिया बैटरी है, तो आप फोर्स मत कीजिए उसको। वो अपनी क्वालिटी क्यों खराब करे आईफोन वाला, आपके रॉ मटेरियल क्यों यूज करे, आपके रॉ मटेरियल अच्छे नहीं है, तो आप प्रेशर डालने गलत कर रहे हैं ना, ट्रिम का वायलेशन है ये। मान लो वो कंपनियां 1000 करोड़ रुपए में आपका आईफोन यहां सेटिंग करके जा रही है, 1000 करोड़ रुपए उसके हो गए, 1 लाख करोड़ रुपए हो गए, कमा कमा के आईफोन हो गया। अब आप जब वो जा रहा है तो कह रहे हैं, सुनो, क्यों जा रही हो? कह रहा है तुम्हारे कंट्री में लोग हिंदू मुस्लिम और अपर कास्ट लोअर कास्ट को लेकर लड़ाई करते हैं, किसी दिन हमारी कंपनी में आग लगा दिया था, हम तो जो 1 लाख करोड़ रुपए कमाए, हम तो सड़क पे आ जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे, हम तुम्हारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, भाग रहे हैं, तुम्हारा कंट्री किसी लायक नहीं है। यहां तो भाई भाई को मार देता है 1 बीघा जमीन के लिए, है कि नहीं? तो ये कंट्री ठीक नहीं है। जा रहा है और कह रहा है हम पूरा पैसा लेंगे। अब तुम कह रहे, सुनो, 1000 से 1 लाख यहीं बनाए हो, 50% ले जा सकते हो, 50% नहीं। अरे ऐसा क्यों? ये भी क्या हुआ? मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं किस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
ये भी वायलेशन हो गया किसका? ट्रिप्स का। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? चीजों को समझिएगा, स्टोरी बना बना के मैं चीजों को जनरेट करके समझाता हूं। अब देखो, फालतू चीज हम बोल रहे थे, हम पहुंच गए अपनी जगह। कौन सी जगह? ट्रिप्स। अब बात होती है ट्रिप्स क्या है। पूरी दुनिया में समझना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर क्या रूल होगा, क्या रेगुलेशन होगा, ये सब कुछ ट्रिप्स के अंदर बनता है और ट्रिप्स WTO के अंदर आता है। तो यानी पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर जो नियम और कानून बनाए जाएंगे, जिसको पूरी दुनिया फॉलो करेगा, वो किसका नियम और कानून होगा? ट्रिप्स का होगा। और जो ट्रिप्स है वो कौन लेकर आया है? WTO। यही बताना था। यानी जो भी रूल और रेगुलेशंस इंटरनेशनल लेवल पे IPR को लेके आएंगे, रूल एंड रेगुलेशंस यानी नियम और नियमन, नियम कानून, ये सारी चीजें ट्रिप्स के अंदर ही आती हैं। किसको लेकर बच्चा? IPR को लेकर। लेकिन अगर कोई मुद्दा और डिस्प्यूट है तो वो इसका काम नहीं है, वो इसका काम है। मेरे ख्याल से एकदम क्रिस्टल क्लियर है, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। वीपो का काम क्या है? किसी तरह का डिस्प्यूट या प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेगा। WTO के ट्रिप्स का क्या काम है? दुनिया में IPR के लिए नियम और कानून बनाना और सबको कहना पूरी दुनिया वालों तुम लोग इसको अपनाओ, ताकि पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर एक ही कानून हो। क्योंकि वो दवा जो अमेरिका में बनती है पूरी दुनिया में बिकती है, क्योंकि वो चीज जो बासमती राइस है भारत का, वो पूरी दुनिया में लोग खाते हैं। तो किसी का भी किसी के साथ कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स के साथ कोई भी उल्टा सीधा ना हो। और साथ साथ ये जो बेनिफिट्स थे, डेवलपमेंट रिसर्च चलते रहे, लोगों को इंटरेस्ट होता है, इकोनॉमिक लॉस ना हो, फिर उसके बाद कहानियां जोड़ना शुरू कर दीजिए। अब आपके पास पूरा स्ट्रक्चर है इस चैप्टर का। अब ये चैप्टर आपको समझ आने लगा है, आने लगा है कि नहीं लगा? हाँ, तो इंटरेस्ट पार्ट आ गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब मैं चलता हूं उस PDF की तरफ जो मैंने आपको बोला था। टेलीग्राम पे सब कुछ सेव पड़ा है, अब अलग से मुझे देने की जरूरत नहीं होती, जाके ले लीजिए, क्योंकि वहां पे है। और मैं इन चीजों को डेस्कटॉप पे सेव करके रखा हूं। अब मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, खट 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 चीजें ओपन हो गई। देखो इस PDF को, है ना, इस PDF को लेके हम लोग चलेंगे और इस PDF से पूरी की पूरी चीजें जो वो किताब से ही ली गई हैं, और आप इस लेक्चर को सुनने के बाद आराम से जाके किताब पढ़ेंगे। और कुछ चीजें अगर एक दो रह गई जो मैं यहां डिस्कस नहीं कर पाया, उसको भी आप घर जाके कर डालेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। हाँ सर, अगर किसी के पास IPR है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके पेटेंट है और उस पेटेंट अभी आएगा, रुक जाते हैं, क्योंकि पेटेंट के नियम ही नहीं पता तो पेटेंट पे बात क्यों करें? रुक जाओ बच्चा, जब पेटेंट आएगा तो नियम कानून बताएंगे तो पेटेंट बोलना। अभी तो हमने पेटेंट बताया ही नहीं। अब क्या पता उसमें अपने आप वो आंसर हो, जब वो टॉपिक आए तो हम 2 बार मेहनत क्यों करें? ठीक है, अब सुनो, पहले तो हम वही बोल देते हैं जो अभी हम तुम लोगों को थोड़ी देर से बोल रहे हैं। सर क्या बोल रहे हैं आप? अरे यही जो लिखा है। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया क्या? रुक जाओ, छोटा हो जाओ भाई। अब ठीक है, देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ आइडिया या कोई कंसेप्ट जिसको पोटेट किया जा रहा है। क्या हो सकता है? कोई ट्रेडमार्क हो सकता है, कोई कॉपीराइट हो सकता है, कोई पेटेंट होता है, ऐसा कुछ भी। अभी बताता हूं IPR में होता क्या है। कोई भी पेटेंट होल्डर, जो चीज पेटेंट उसकी हो रही है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइटेड मटेरियल जो होता है, जो उसको बेनिफिट देता है, उसके अपने ब्रेन वर्क का, उसके अपने इन्वेस्टमेंट का। सर यहीं से तो आप शुरुआत किए थे IPR को। वो आपका ब्रेन वर्क या इन्वेस्टमेंट जिसने आपने काम किया, जो आपने खर्चा किया, जो आपने जिंदगी लगाई किसी चीज में, उसमें आपको आपका हक मिलता है, आपको आपका हक देता है। कौन? IPR। अब IPR कई स्तर पे होते हैं। कॉपीराइट एक IPR है, उसका मसला कुछ और है, किन किन चीजों के लिए। ट्रेडमार्क एक IPR है, उसका मसला अलग है। पेटेंट एक IPR है, उसका कुछ अलग है। सब IPR है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक IPR है, ट्रेड ड्रेस एक IPR है, ट्रेड डिजाइन एक IPR है। तो सर ये जो नाम ले रहे हैं बच्चा, ये सारे IPR हैं, सबका अलग अलग पर्पज है, सब एक तरह के प्रोटेक्शन है, सब एक तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, और हर किसी के अंदर अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी राइट्स रखी गई है। ये इसका होगा, ये इसके लिए होगा, ये इसके लिए होगा। अब एक एक को हम पकड़ते हैं। नई बात समझ रहे? तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड ड्रेस,
इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, है ना, ये सारी की सारी चीजें क्या है? आईपीआर है ना। इन सबके अंदर क्या क्या है प्रोविजन वो मैं बताऊंगा। सबको बचाना है, सबको प्रोटेक्ट करना है। पहले चलते हैं हम लोग बचा कॉपीराइट की तरफ, समझो। अब देखो ऐसा है, इन चीजों में थोड़ा सा ध्यान देना, इस टॉपिक में अक्सर कंफ्यूजन होता है। अभी बेंगलोर में मैं क्लास ले रहा था, एक बच्चा इतना बड़ा सा क्वेश्चन लेकर आया जिसको पढ़ने में 2 मिनट लग रहा था, समझने में 5 मिनट लग रहे थे, पढ़ने में 2 मिनट, समझने में 5 मिनट लग रहे थे। उसने बोला कि सर कंफ्यूज हो रहा है सर, ये ना समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है सर, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ट्रेड, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा सुनो, थोड़ा दिमाग लगाओ, जो मैंने तुम्हें क्लास में पढ़ाया था। मैंने कहा बताओ कॉपीराइट पढ़ाते समय मैंने उसके कौन से कीवर्ड्स बताए थे, पेटेंट बताते समय मैंने कौन से कीवर्ड्स बताए थे। उसने कहा सर जब आप कॉपीराइट पढ़ा रहे थे ना, आपने कहा कि ये एक एक्सक्लूसिव राइट है, और जब आपने पेटेंट पढ़ाया तो बोला एक लीगल मोनोपोली है। समझना, मैं कुछ हिंट आपको दे रहा हूं, डायरेक्ट नहीं देना चाहता, इनडायरेक्ट देना चाहता हूं। वो एक लीगल मोनोपोली है, और उस पूरी कहानी में ऐसी कहानी लिखी थी कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए पेटेंट और कॉपीराइट को लेकर, लेकिन वो बच्चा वैतरणी पार कर गया सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट के कर्म को देखकर। वैतरणी मतलब नदी पार कर गया। डायरेक्टली मैं क्या कह रहा था, कीवर्ड्स को लिखना पड़ेगा। अगर मैं कॉपीराइट को लिख रहा हूं, मेंस का पेपर का क्वेश्चन है, कॉपीराइट यूपीएससी में पूछा, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, और आपने नहीं लिखा एक्सक्लूसिव राइट है, भैया मैं कॉपी करूंगा चेक तो मैं तो काट दूंगा। आप पेटेंट को डिफाइन करो, लीगल मोनोपोली लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, मैं तो भैया काट दूंगा। बाकी कोई आपका चाचा वाचा हो तो भले नंबर दे दे, हम तो कभी ना दें, चाचा हो तब भी ना दें। तो सर आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि इस चीज को समझने के लिए कीवर्ड्स हमको हमेशा टिप पे रखना पड़ेगा। कॉपीराइट एक्सक्लूसिव राइट, पेटेंट लीगल मोनोपोली। आप समझ, सोचो उस बच्चा इतना कंफ्यूज था, पूरे पैराग्राफ में पेटेंट कॉपीराइट, सिर्फ उसको मैंने कहा दिमाग लगाओ। जब उससे नहीं दिमाग लगाया, मैंने कहा सुनो कुछ मैंने कीवर्ड्स बोला था, हाँ सर वो कॉपीराइट वाला आप बोले थे, वो एक्सक्लूसिव और मोनोपोली वाला, मैंने कहा इसमें कोई कीवर्ड आ रहा है। धीरे से हंसा और निकल गया। बोला सर अब हो गया। हम कह रहे आंसर तो बोलते जाओ, बोला ही नहीं क्योंकि समझ में आ गया था फट से। भाई बच्चा इतना एक्साइटेड हो गया ना, इतने टफ क्वेश्चन का आंसर इतना घटिया सा था, तो मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया कीवर्ड से फंसोगे और कीवर्ड से बचोगे। ठीक है, तो कॉपीराइट क्या होता है? एक तरह का एक्सक्लूसिव राइट। अब ये एक्सक्लूसिव राइट किस चीज के लिए दिया जाता है? 3 लोगों को दिमाग में बैठा लो, रवि सर को, लता मंगेशकर जी को, रजनीकांत। ओ माय गॉड, अमिताभ बच्चन का नाम नहीं लूंगा, कला पसंद बेचते हैं, कमला पसंद, फालतू बात नहीं, गंदे आदमी है। इन लोगों का भी नाम ले लूंगा, अक्षय कुमार उमार का, ये कनाडा का सिटीजन था, अब जाके भारतीय बना है, विदेशी है ये। और ये सब बिमल गुटखा खाते हैं, सब गंदे गंदे सब, छी। रजनीकांत साहब ये सब काम नहीं करते, इसलिए साउथ इंडियन एक्टर्स का बड़ा सम्मान है। वो अभी एक राजा कौन करके एक जिसकी डेथ हुई है, बेंगलोर जाता हूं, विश्वास नहीं करोगे, हर कोई उस बंदे की फोटोग्राफ और उसका माला अपने घर के बाहर लगा के रखता है। इन सबों को तो कोई पूछे भी नहीं, गुटखा पान मसाला, ऐसे लोगों को आप अपना आइडियल बनाते हैं जो गुटखा पान मसाला खाते हैं। अरे इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। देश के लिए सबसे बड़े गद्दार तो यही लोग हैं, गुटखा पान मसाला बेचते हैं, और हम लोग इनको अनुसरण करते, बच्चे इनको स्टाइल लेते हैं, इनका वो लेते हैं। तो बच्चा क्या करे, गुटखा खाएगा, शाहरुख खान खाता है बिमल गुटखा। सुनो, गावा होता है, गावा। सर ये गावा क्या है? हेल्थ एंड डिजीज। गाबा गाबा गुटखा पान मसाला में है, किताब में मिसलेनियस में गाबा गाबा मैंने डाला है, जान के डाला है, किसी का दिमाग नहीं जाता, मेरा जाता है। गाबा बताओ इन बच्चों को, क्योंकि इनको लगेगा गुटखा पान मसाला पता नहीं क्या 100 साल पहले से शुरू हुआ होगा, और ये कहेंगे 100 साल पुराना करंट अफेयर्स आ गया, इसलिए हमने दे दिया 100 साल पुराना करंट अफेयर्स। गाबा। कॉपीराइट, 3 लोग हैं यहाँ पे, कौन कौन? पहला रवि सर। मैं रवि सर क्यों बोलूं, आप बोलिए। मैं तो रवि बोलूंगा ना, मैं अपने नाम से अपना सर कैसे बोलूं? दूसरा रजनीकांत साहब, मैं उनकी इज्जत करूंगा साहब। लता मंगेशकर जी। हम तीनों लोगों का अपना अपना कॉपीराइट है। सुनो, हम तीनों का अपना अपना एक्चुअल में कॉपीराइट होता ही नहीं है। अब समझो जरा, कॉपीराइट जनरली वो रखता है जो पैसा इन्वेस्ट करता है। तुमको लगता है 3 करोड़ रुपए की किताब छापते हैं, प्लीज उतना बड़ा कंपनी करेगा, मैं नहीं छापूंगा भैया 20,000 किताब, क्या करोड़ रुपए मेरे बर्बाद हो जाएंगे, बिके ना बिके तब। रिस्क किसने लिया? मैग्रा हिल ने, पब्लिशर्स ने।
तो हमसे एग्रीमेंट करा के साइन करके कौन कॉपीराइट रखता है? मैकग्रा हिल। नई बात समझ गए? तो मैकग्रा हिल के पास क्या है? कॉपीराइट। हमको क्या देता है? वो रॉयल्टी। एग्रीमेंट पे, लेटर पे साइन हो चुका है। प्रॉफिट बच्चा सब उसका, हमारी रॉयल्टी हो जाती है, जो सेलिंग प्राइस है उसका इतना परसेंट आपका है। हर बुक पे ऐसे थोड़ी ना होता है, बुक के नंबर्स पे रॉयल्टी मिलती है। ये पर्सनल है, क्यों बताऊं? कुछ भी सेलिंग प्राइस पे मिलता है, एमआरपी पे नहीं मिलता। जितने भी आप मार्केट में देते हैं, इतना मैं बता देता हूं बस। तो सर तो कॉफी कम हो जाएगा। अगर 40% पर वो डिस्काउंट पे दुकानों पर देते हैं और 600 रुपए की किताब है, तो फिर तो सर 400 रुपए की वो मार्केट में दिया। और 600 पे 675 की किताब है, शायद 750 कितनी है एमआरपी? शायद 750 है, आई थिंक समथिंग। और मार्केट में शायद दुकान पे जाके लेते तो 520 540 की आती है, और अमेजोन से लेते हैं तो 640 की आती है। अमेजोन ज्यादा लेता है, वो चार्ज वार्ज और वो भी ले लेता है ना, कोरियर वोरियर सब। अमेजोन पे शायद थोड़ी महंगी ज्यादा होती है, इसलिए दुकानों से लेना ज्यादा अच्छा है। 530 540 की मिल जाती है। और ठीक है ना, अब 650 बनने उसको जीरोक्सी कराओगे, कलर फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, तो 500 550 आदमी खरीद लेता है। कलर फोटो है ना सारी की सारी किताब, जितना जीरोक्स है उसका 20 रुपए की स्पाइरल बाइंडिंग कराते हो, तो किताब का दाम एकदम कम ही रखा है, जीरोक्स से कम। तो किताब, ऐसी किताब तो हम इंडियन खरीदना पसंद करेंगे। 2000 की किताब और जीरोक्स 400 रुपए का कौन खरीदेगा भाई? हम जीरोक्स ही कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉपीराइट हमारे पास नहीं है। सेम थिंग, कॉपीराइट रजनीकांत सर के पास नहीं है। ये कॉपीराइट है उस प्रोड्यूसर के पास जिसने पैसा लगाया है, जो रिस्क ले रहा है, रजनीकांत जी के नाम पे। और लता मंगेशकर जी के पास भी कॉपीराइट नहीं है बच्चा, वो टी सीरीज कंपनी के पास है। अब आप समझ गए? जनरली कॉपीराइट वही रखता है जो पैसा लगाता है। ये आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि आपको लगता होगा, आपके पास अगर ओरिजिनल मैकग्रा हिल की किताब है मेरी, तो आप देखिएगा उसमें लिखा होगा कॉपीराइट मैकग्रा हिल। 2024 की किताब का कॉपीराइट मैकग्रा हिल के पास है। हर साल ये एग्रीमेंट होता है, हर साल मैं उनको साइन करता हूं, हर साल वो ये मस्ट होता है। वो दूसरी चीज है, वो यहां पे डिस्कशन वाली चीज नहीं है, वो पर्सनल चीज है। आगे बढ़े। हाँ तो खत्म, अब हम नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, हमने राइट्स उनको दे रखे हैं। और कॉपीराइट जनरली होता है 20 साल के लिए, और इसको एक्सटेंड करके 50 साल कर सकते हैं। सुबह एक बच्चा था, क्लास में बैठा था, वो आईपीआर का लॉयर था यहीं पर। उसने बोला सर उसको 60 साल किया गया है। मैंने बोला एक बार कंफर्म करके बताना, क्योंकि मुझे पता है कॉपीराइट 20 साल है और इसको 50 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी आदमी मर भी जाता है उसके बाद भी 50 साल तक उसके घर परिवार को उसके फायदे मिल सकते हैं। और शायद आप कह रहे हैं कि शायद 60 साल है क्या, आई एम नॉट वेरी श्योर। वो आईपीआर का लॉयर है तो शायद वो बेटर ही बता रहा हो। इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कितने साल, 20 साल तो मुझे पता है, सर्कस डाटे 50 साल आ जाते हैं। हर बार मुझे साइन करके एग्रीमेंट देना होता है। नई एडिशन तो मैं लाता हूं ना, क्योंकि मैं साइंस टेक पढ़ाता हूं। मैं इतिहास लाता, लक्ष्मीकांत सर की किताब कितनी आती है? 17 साल में 7 एडिशन आई है। रवि सर की 7 साल में 7 एडिशन आई है। कौन एग्रीमेंट करता है? वो तो हर साल एग्रीमेंट करा लेगा ना, तो करा। हाँ तो चल रहा है। अब वो पब्लिशर्स और उनके बीच में क्या डील चलती है अपना अलग होता है। मेरी किताब में यह कोशिश रहती है मैं हर साल अपडेट करूं, क्योंकि मैं साइंस टेक पढ़ाता हूं और इन्वायरमेंट पढ़ाता हूं। इन्वायरमेंट 3री एडिशन 4थी एडिशन मिल जाएगी, साइंस टेक आपको 7वीं 8वीं मिल जाएगी, जो नई एडिशन आपको मिलेंगी। इसका मतलब लगातार 7-8 साल से काम चल रहा है, लगातार 3 साल से। इन्वायरमेंट ज्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए भी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। साइंस टेक हो गई पॉपुलर, सक्सेस ज्यादा मिल गया। और साइंस टेक में किसी ने लिखा भी नहीं आज तक, किसी की हिम्मत ही नहीं किताब लिखने की। हमने हिम्मत की, ऊपर वाले ने सुन ली। इन्वायरमेंट में हमसे पहले 2-3 लोग पहले से मौजूद थे, और जो पहले से खाए खिलाए थे, हमको थोड़ा जगह बनाने में समय लग रहा है। कोई बात नहीं, आप है ना, सिलेक्शन देंगे, अपने आप हो जाएगा जगह। हमको तो कर्म पे भरोसा है ना, रिजल्ट दे दो, बच्चा अपने आप बोलेगा 4 बच्चा, और जब सिलेक्शन होने के बाद बच्चा बोलता अपने आप प्रूफ हो जाता है, फिर तो झूठी नहीं है ना। ओके अच्छा, अभी फालतू बात रही, अभी फालतू बात नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हर किसी के पास तो ओरिजिनल किताब है ना, आप क्यों फालतू बात कर रहे हैं? आगे बढ़िए, आपके पास क्या है वो बाद में बात करेंगे। कॉपीराइट डन। कॉपीराइट के साथ एक और चीज हम लोग बात करते हैं, रिलेटेड राइट क्या होता है। देखो रिलेटेड राइट क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं।
थोड़ा कॉपीराइट से मिलता जुलता, लेकिन पूरा अलग है, थोड़ा मिलता जुलता पूरा अलग है। आपको पता है जब आप किसी टेलीविजन चैनल में जाके, अरे ओ तेरे की, इतना खूबसूरत एग्जाम्पल, 1 मिनट में समझ जाओगे। सूर्यवंशम सेटमैक्स पे आती है, 1 मिनट में समझ गया हर कोई। और सुनो, बार बार आती है, सुबह आती है, खत्म हो जाता, फिर शुरू हो जाती है, और खत्म हो जाता, फिर शुरू हो जाती है, और खत्म होता है, फिर शुरू हो जाती है। 24 घंटे में आपको कम से कम 8 बार सूर्यवंशम मिल जाती है। 8 × 3 = 24 आवर्स। तो सर ऐसा कैसे, ऐसे इसका मतलब सेटमैक्स ने उसका रिलेटेड राइट ले रखा है उस प्रोड्यूसर से। फोकट में सेटमैक्स वाले सूर्यवंशम नहीं दिखा सकते हैं, इसका भी राइट होता है, इसको बोलते हैं रिलेटेड राइट्स। तो सर इस हिसाब से अगर DD1 वाले जोधा अकबर सीरियल दिखा रहे हैं, जोधा अकबर वालों से उन्होंने उसका रिलेटेड राइट लिया है, उसके बदले उन्होंने उसको पैसे दिए जो उसका प्रोड्यूसर है। तो सर इस हिसाब से चित्रहार में जो गाने दिखाए जाते हैं, पक्का उसका ब्रॉडकास्टिंग राइट होता है। आप अपना एडवर्टाइजमेंट करके पैसे कमाते हैं, उनका उनको देते हैं, एक्स्ट्रा आपका अपना हो जाता है। यह है पूरा बिजनेस। नहीं समझ में आई बात? आई थिंक आपको कॉपीराइट और रेटेड राइट समझ में आ गया। दोनों अलग चीजें हैं। कॉपीराइट वाले से रेटेड राइट लेता है जिसको उसकी जरूरत होती है, बदले में उसको पैसा देता है, और रेटेड राइट एक निश्चित समय के लिए होता है। आपने 4 एपिसोड का दिया या 4 साल का दिया, वो तो रेटेड राइट्स के अपना एग्रीमेंट होंगे ना, उस हिसाब से। कॉपीराइट के बाद अगला आते हैं, दैट इज अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? सिंबल, सिग्नेचर या लोगो। महिंद्रा लोगो देखो कितना बढ़िया नया लोगो आ गया, कई साल हो गया, तो बहुत पुराना हो गया। ऑडी 4 चूड़ी, मर्सिडीज तिरंगा ट्रायंगल, दौड़ता हुआ चीता जगुआर। ये क्या है? ये सब बच्चा एक लोगो है, एक सिंबल। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के अपने लोगोस, ये असल में कोई सिंबल, सिग्नेचर या इस तरह की चीजें कोई जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, अब इनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज करती है, और इसको सिर्फ वही कंपनी यूज कर सकती है जिन्होंने उसका राइट लिया है। भारत में अगर आपको ट्रेडमार्क लेना है, इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिसेस हैं, कॉपीराइट के इंडियन कॉपीराइट ऑफिसेस हैं। आप इंटरनेट पे जाइए, वहां पर अपनी चीजें सबमिट कीजिए, पैसा जमा कीजिए, जो भी उसके नियम कानून से फॉलो कीजिए, और आप उसका राइट ले सकते हैं। अगर कोई कंट्री मैड्रिड प्रोटोकॉल का मेंबर है, किसका? तो उसका ट्रेडमार्क पूरी दुनिया में सिर्फ वही यूज कर सकता है, कोई और यूज नहीं कर सकता है। आप मुझे बताओ, मैकडी का जो लोगो है, क्या आप इंडिया में अपना कोई ब्रांड खोल के मैकडी का लोगो लगा सकते हैं? नहीं। अमेरिका मैड्रिड प्रोटोकॉल का मेंबर है। रिलायंस कंपनी क्या भारत में इन्वेस्ट करती है? नहीं। सिंगापुर में भी है, हांगकांग में, बहुत जगह बाहर भी है। तो भैया वो वही रिलायंस कंपनी वही लोगो अपनी कंपनी का वहां भी यूज करता है। ये इसका मतलब ये नहीं दूसरे कंट्री में आप जाइए और वही लोगो आप वहां की कंट्री का वहां भी यूज कीजिए, नहीं कर सकते आप, क्योंकि मैड्रिड प्रोटोकॉल का नियम है, जो कंट्री मैड्रिड प्रोटोकॉल के मेंबर हैं उनका लोगो पूरी दुनिया में कोई यूज नहीं कर सकता, नॉट ओनली योर कंट्री। तो इंडिया इज द मेंबर ऑफ मैड्रिड प्रोटोकॉल, और ये भारत के लिए भी अलाउ है। और भारत के लिए ये क्यों अलाउ है? क्योंकि मैंने बोला भारतीय कंपनियां विदेशों में भी इन्वेस्ट करती हैं उसी लोगों के साथ। क्लियर? मैड्रिड प्रोटोकॉल थोड़ा याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सर पेटेंट क्या होता है? अब पेटेंट के पहले हम लोग कीवर्ड्स पढ़ते हैं। पहला कीवर्ड्स है भाई लीगल मोनोपोली। दूसरा है किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी फर्म के लिए। फर्म का मतलब होता है बच्चा किसी कंपनी का हो सकता है। जैसे रेनवैक्सी कंपनी ने मिलकर रेनवैक्सी कंपनी ने क्या किया, एक दवा बनाई, तो एक फर्म की दवा हो गई ना, उसका पेटेंट होगा। मैंने अपने घर में बैठकर ये दवा बना दिया, तो वो मेरा एक इंडिविजुअल का भी पेटेंट हो सकता है। तो पेटेंट में भी आप एनी इंडिविजुअल या किसी फर्म या कंपनी का भी हो सकता है। और जो पेटेंट होता है उसका ओरिजिनल ब्रेनवर्क होता है, वो किसी प्रोडक्ट का भी हो सकता है और किसी तरीके का भी हो सकता है, जिस तरीके से चीज बनाई जा रही है। तो पेटेंट किसी वस्तु जो सीधा बन कराई है उसका हो सकता है, और जिस तरीके से बनती है उसका भी हो सकता है। तो पेटेंट में भी आप प्रोडक्ट और पेटेंट में भी आप एनी प्रोसेस। समझा ले गया? पेटेंट जो होता है किसका होता है? किसी प्रोडक्ट का भी हो सकता है और किसी तरीके का भी हो सकता है, किस तरीके से चीजें बनाते हैं। अब यहां पे कुछ चीजें मैंने बताई हैं, किस बेसिस पर हम किसी चीज को कहेंगे ये पेटेंट है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, ये टीवी एक बनी हुई है, मैं एक और टीवी बना दूं, बोल दूं मेरा पेटेंट है, ऐसे थोड़ी ना होता है। पेटेंट के लिए कुछ शर्तें होती हैं। किस बेसिस पर हम किसी चीज के लिए एक पेटेंट की बात करेंगे?
उनके कंडीशंस, 3 कंडीशंस मैंने लिखे हैं। जैसे पहला, 3 फॉलोइंग कंडीशंस किसी इन्वेंशन के लिए एज अ पेटेंट के लिए मस्ट होते हैं। पहला क्या? पूरी तरह से ये खोज एक नई खोज होनी चाहिए, बिल्कुल एक नया। अब एसी बनी हुई, आप भी एक एसी बना रहे हैं, फालतू कहेंगे, क्या कुछ नया कर रहे हैं? एसी पहले से बनी, आप भी एसी बना रहे हैं। अच्छा, नई बात समझ में है ना? नया होना चाहिए ना कुछ। जनरली लोग आज के इतने होशियार हैं, एसी पकड़ेंगे, थोड़ा तोड़ मरोड़ देंगे, कहेंगे हमारा इन्वेंशन हो गया। अरे उसी चीज में मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ नया तुम्हारा नहीं है, पूरा न्यू बनाओ कुछ। आजकल लोग नहीं कितने आसान है। डिफेंस में आपको बताऊंगा, हम लोग विदेशों से क्या ले आते हैं? उनके मिसाइल्स, उनके फाइटर प्लेन। कौन? जो वहां एक्सपायर हो जाते हैं। कौन? जो वहां फेंक दिए जाते हैं। कौन? जो वहां सड़ रहे होते हैं, जो वो यूज नहीं करते हैं। खरीद लाते हैं हम लोग, हमारे पास उस लेवल का भी नहीं है। खोल खाल के सीख लेते हैं, मॉडिफाई कर करके अपना बना लेते हैं और फिर अपना थप्पा लगा देते हैं। इसको बोला जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग। इसका थोड़ी ना वो चीज आपकी पेटेंट हो गई, काम तो उसने किया था। नई बात समझ आई। डिफेंस में चीज आपको बहुत सुनने में आएगी, हमने रेंट पे लिया, हमने लीज पे लिया, भाई रेंट ही हो गया, लीज ही हो गया, हमने इसको डीकमीशन होने के बाद ले लिया, मतलब ऐसे ऐसे लिया। वो आपको दिखाऊंगा। डिफेंस तो ऐसे ही चल रहा प्रभु, ऐसे ही चल रहा है, सारा उधारी पे चल रहे हैं हम लोग। तो एक चीज नया होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, इट शुड नॉट बी ओबियस, मतलब ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो ऑलरेडी मौजूद है, उस तरह की कॉमन चीज है। अरे मतलब मान लो एसी मौजूद है, ठंडा कर रहा है, तुम एसी बना रहे हो, तो क्या नया बना रहे हो? कुछ अलग बनाओ जो बहुत कॉमन चीज ना हो। हाँ, कुछ ऐसा बना दो 4 लोग फूंक दे कमरा ठंडा हो जाए, हाँ तब मान लेंगे कुछ पेटेंट। 4 लोग फूंक दे कमरा ठंडा हो जाए, मतलब ऐसा अगर कुछ बन गया जो बहुत ही अलग, अनोखा, नॉट ओबियस टाइप वाला, तब तो भैया पेटेंट जाएगा वो। देखिए मेरे एग्जाम्पल्स भी थोड़े मस्ती वाले होते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ मस्ती मस्ती में आपके कॉन्सेप्ट भी हो जाए और एग्जाम्पल भी समझ में आ जाए। तो इट शुड नॉट बी ओबियस, ये मतलब समझ में आया है ना? इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। हाँ, कैमरा इंडस्ट्री है, बोर्ड इंडस्ट्री है, एसी इंडस्ट्री है, आप समझ रहे हैं? इसका इंपॉर्टेंस होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। तो पेटेंट में जो चीजें होती है उनकी इंडस्ट्रियल वैल्यू होती है, ठीक है? पेटेंट का पॉजिटिव क्या है और पेटेंट का नेगेटिव क्या है? देखो, पेटेंट का पॉजिटिव आप सोचो, थोड़ा सा आप खुद सोच सकते हो। पहला, भाई इनोवेशन और रिसर्च को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलने वाला है, लोग और मेहनत करेंगे, पेटेंट राइट आपको मिल रहा है, आपकी चीजें कोई और नहीं बना सकता है, कोई मिसयूज नहीं कर सकता है, आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो ठीक है, आप रिसर्च इनोवेशन और करेंगे, आपको लग रहा है कि हमारा समय और हमारी एनर्जी और हमारा पैसा बेकार नहीं जाने वाला है। इंडस्ट्री बचेगी जो पैसा लगा रही है, नहीं तो लॉस में चली जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इकोनॉमिक असिस्टेंस भी होने वाला है, आपको मदद मिलने वाली, रॉयल्टीज वगैरह के बेनिफिट होंगे। और हाँ, साइंटिस्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मेरा काम जो है मुझे पे करेगा। ये काम नहीं, मेरा काम करके, मेरी मेहनत करके जिंदगी देने के बाद मैंने एक बल्ब बनाया और उसका एक रॉयल्टी भी मुझे नहीं मिल रहा है, उसका एक पेटेंट भी नहीं मुझे मिल रहा है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? है ये नहीं? अब जैसे इंदिरा जी हैं मान लो, अब उनको पता आगे हमको हो सकता भारत रत्न कोई ना दे, तो अपने सामने भारत रत्न ले ली। ऐसा देश की पहली प्राइम मिनिस्टर जितने अपने रहते रहते जीतो अपना भारत रत्न ले लिया, इंदिरा गांधी। इंटरेस्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नई जनरेशन को पता होना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर होते हैं, उनको पता क्या पता आगे कभी मोदी जैसे लोग आ जाए हमको देना, क्या पता ये भी ले ही ले। वक्त कौन चाहे, इनको कौन मना करेगा? उनको कौन मना करेगा? ऑफ कोर्स कोई नहीं। इतने पावरफुल आदमी को क्या है मजा, तो तब दूसरा आपको दे आपके जाने के बाद, है कि नहीं? तब लगे आप कितने आदर्शवादी थे। नहीं, आप ऐसा नहीं है, अच्छे इंसान हैं, बड़ी मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं। नेगेटिव ऑफ पेटेंट्स, नेगेटिव ऑफ पेटेंट्स में क्या है भैया? देखो, रिसर्च डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट कौन कर रहे हैं? विकसित राष्ट्र, डेवलप कंट्री। तो मजे कौन लेंगे और सजा कौन पाएगा? नेगेटिव देखिए, और सही बात है, जो मेहनत करेगा, रिसर्च करेगा, नई चीज बनाएगा, उसको एंजॉय भी वही करेगा। क्यों कह रहे हैं मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया अपना बनाओ ना, कल को दिक्कत हुई तो तुम अपने दम पे अपने देश को बचा लोगे ना। हमेशा तुम लोग पैरासाइट ही रहोगे और विदेशों से चीजों को सप्लाई बंद हो गई तो क्या करोगे?
फॉरेन कंपनी आपका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करेंगी, आएंगी महंगी महंगी दवाएं बेचेंगी, खरीदो खरो, नहीं खरीदो मरो। नहीं बात समझ गए, आपको एक्सप्लॉयटेशन करेंगी। तो यहां गरीबों का नुकसान हुआ। और सबको पता है अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसा चाहिए, अच्छी दवा, अच्छी हवा, अच्छा खाना, शुद्ध खाना, इन सब के लिए पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो गरीब हैं वो अच्छी गुणवत्ता की चीजें नहीं ले पाएंगे, ये तो सबको समझ आता है। आप लोग भी इतनी सीधी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं, गरीब रहने के थोड़ी ना है कि नहीं? पैसा कमाना है, अच्छी अच्छी लाइफ अपने स्टाइल अपने पापा मम्मा को देना है, जो उन्होंने पीछे देखा उससे और अच्छा करना है, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है। इन सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छा इंसान बनाना है, जो लोग भूल गए हैं। हाँ आएगा, सेकेंडरी पेटेंट के केस में जेनरिक मेडिसिन आएगा। अभी हम फिर बोल रहे हैं रुक जाइए, आएगा और बहुत बढ़िया से आएगा। कहीं रुका हुआ है, कहीं रखा हुआ है, सेकेंडरी पेटेंट के टाइम में। किसी के इनोवेशन से किसी को हार्म पहुंच रहा है, जैसे एग्जांपल दो, एटम बम, फालतू बात नहीं, ठीक है। किसी को हार्म हो रहा है, तुम लोग कभी सुने कोई एटम बम का पेटेंट किया है? इंडिया ने क्या किया था? कफ सिरप्स गए थे, वहां के लोग बीमार हुए थे। हाँ बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, बहुत सारे समिट्स हैं। भारत ऐसे चीज़ों को अपनाता है, जैसे स्टॉकहोम है, रॉटरडम है। इसमें यह होता है कि जो कंट्रीज़ के मेंबर हो वो लोग ध्यान देंगे, कभी ऐसी चीज़ें दूसरे कंट्री को नहीं देंगे जिससे लेने वाले कंट्री को नुकसान हो, और इसकी एक लेबलिंग होती है। बहुत सारे अलग अलग कन्वेंशन है, उस पर बात करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप कोई खराब चीज़ें देंगे, और ऐसा नहीं कि इन चीज़ों को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन कर दो, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है। पर इस चैप्टर का उस चैप्टर से जोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। हेल्थ कंसर्न है, लाइफ कंसर्न है। अब जैसे आपने छेड़ लिया तो चलो मैं एनवायरमेंट में घुस जाता हूं। भारत में एक इश्यू हुआ था एंडोसल्फान का, केरल में काजू के प्लांटेशन के लिए। ये मैं एनवायरमेंट में चला गया, आप मुझे गलत ले गए, लेकिन चला जाना जरूरी है क्योंकि आपको समझाना थोड़ा सा पड़ेगा। कैसू कैसू कैसू, काजू काजू हिंदी में कैशू कैशू कैशू। केरला में कासरगोड़ी के एरिया, शायद कासरगोड़ी था, आई थिंक कासरगोड़ी था शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट 99% वही था। वहां पे कैशू वगैरह को लगाने के लिए लोग कीड़े बहुत लगते थे वहां पे। वहां लोगों ने धड़ल्ले से एंडोसल्फान केमिकल का यूज किया, कीड़ों को मारा 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 तो अच्छा किया, और कई सालों तक करते रहे। पूरा वहां के लोगों को कैंसर, और जिन लोगों ने काजू खाया उनको कैंसर, जमीन बेकार कर दी। अब क्या हुआ, दुनिया में पता चला, रे भाई ये एंडोसल्फान केमिकल है। उसकी लिस्ट डाल दी हमने रॉटरडम में। रॉटरडम कन्वेंशन ऐसा है जहां पर इस तरह के केमिकल वेमिकल की लिस्ट बना दी जाती है, दुनिया में जहां जहां ऐसी घटनाएं होती हैं। और ऐसे केमिकल जिनको उनके लिस्ट के अंदर रखते हैं, तुम्हारा इन्वायरमेंट वगैरह में सब आएगा, आप पढ़ोगे जब चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल कन्वेंशन, बहुत बढ़िया रॉटरडम में मैंने सब लिखा है। तो उसमें यह होता है कि भाई लिस्ट बना दी गई, और उसमें बताया गया जब भी कोई कंट्री इस तरह की चीजों को किसी को देता है, या कोई किसी उस कंट्री से उस चीज को मांग रहा है, तो आपको पूरा उसकी लेबलिंग पर, पूरा कंपोजिशन पर, क्या क्या इसके कितने यूज से क्या क्या दिक्कतें हुई हैं, आपको उसको प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट करना पड़ेगा। ये चीज आती है रॉटरडम कन्वेंशन में, बोला जाता है पीआईसी। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। किसी को देने के पहले उसका प्रायर इन्फॉर्म्ड कर दीजिए कंसेंट, उसके बारे में सारी जानकारी दे दीजिए। उसके बाद भी अगर वो लेता है तब आप दीजिए, नहीं तो अलाउ नहीं है। चोरी छुपे नहीं देंगे, अपने मॉनिटरी बेनिफिट के लिए किसी के साथ नुकसान नहीं करेंगे। रॉटरडम कन्वेंशन में प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अरे बहुत मजेदार है एनवायरमेंट, आपको मैं क्या बताऊं, बहुत मजेदार है, झूम जाओगे, लिटरली बता रहा हूं, झूम जाओगे। 20 क्वेश्चन में, मतलब आप टेंशन में एग्जाम में जाओगे नहीं। देखो रॉटरडम कन्वेंशन में देखो पहला ही नाम दिया, क्या दिया, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, पीआईसी। ये यूपीएससी के पीटी में पूछता है, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। स्टॉकहोम, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल। ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बच्चों को रटवाता हूं मैं, बड़ी अच्छी चीजें हैं,
जैसे ये रॉटरडम में था, जैसे स्टॉकहोम पे जाओगे, मान लो फिलहाल मैं गलत चला गया हूं, स्टॉकहोम कन्वेंशन में जाओगे ना, उसका भी है, उसका कीवर्ड्स हैं, ये सब कीवर्ड याद रखो, अपने आप क्वेश्चन बना लोगे। कहां गया, नहीं हमें बोले थे प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, तो वो रॉटरडम का था। हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, ये है भाई, ये रटवाता हूं मैं, और मैंने भी जानकर रट डाले ये चीजें। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, तो कितना बढ़िया भाई, कीवर्ड यही आएगा, मूवमेंट ऑफ हैजार्डस आ जाना चाहिए, हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल, वेस्ट एंड आ गया, जब भी स्टॉकहोम आता है ये चीजें जरूर आती हैं। ये सब बच्चों इंटरनेशनल कन्वेंशन के याद करने के कीवर्ड्स होते हैं। प्रायर इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, रॉटरडम, हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल, इसके जो वेस्ट होते हैं, स्टॉकहोम, जब पढ़ोगे स्टॉकहोम, देखो स्टॉकहोम लिखा हुआ है, गड़बड़ हो जाएगा, मैं इन्वायरमेंट नहीं बढ़ा रहा हूं इस टाइम, बिल्कुल नहीं, मेरे को आईपीआर तक ही रहने दो। अरे ये क्या हो गया, पीडीएफ बंद कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार मजा आ जाए पढ़ाई में, यूपीएससी बहुत आसान है, एक बार मजा आ जाए और सही से चीजें पता चल जाए बस, और आप मेहनत भी कर लो ना, वो भी तो चीज है, मेहनत नहीं कर रहे हो इतना सब करने के बाद। पेटेंट बच्चा हम लोग कर लिए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन पर। हाँ नहीं ऐसा 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 हम सुने नहीं है, ठीक है। अब कोई कंपनी किसी दूसरे के साथ मर्ज हो गई तो ऑटोमेटिक हो गया ना, जैसे वीआई का एक नया बन गया। अच्छा अब ये डिपेंड करता है, आप कोई कंपनी लास्ट में अपना क्यों यूज करेगी, दूसरे का यूज कर लेगी, अब वो सब कंडीशन टू कंडीशन, उसका एक नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। अब मैं इस कंपनी के लोगों पे, इस पे मैं लॉस में जा रहा हूं, मैं तो भैया दूसरे के साथ मत कर रहा हूं, जान के नाम नहीं लगाऊंगा, कोई आदमी इस पे आएगा ही नहीं, डर के हमारे दूसरा अच्छी वाली कंपनी बैठ जाएगी, है क्या नहीं, वो सब अब वो देखा जाएगा कंडीशन टू कंडीशन। इधर देखो इंडस्ट्रियल डिजाइन ऐसा है, जो आप कार खरीदते हैं उसका एक मॉडल होता है, देखा है, वो भी एक आईपीआर है, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन। लुक वो कार वाला टाइप वाला। अब मान लो वरना की लुक लोगों को बहुत पसंद आती है, वरना कार, लोग होंडा सिटी पसंद नहीं कर रहे, तो थोड़ी ना कि होंडा सिटी वाले वरना वाला बाहर का लगाकर अंदर इंजन अपना होंडा सिटी लगाएंगे, नहीं बना सकते, ये इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ये भी एक आईपीआर है। सुनो आगे की चीजें काम की नहीं है, 3 ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट, इनको शॉर्ट पे निपटाते हैं, रिस्क नहीं लेंगे ना, है कि नहीं। ट्रेड सीक्रेट क्या है, कोई रेसिपी, कोई फार्मूला, जैसे कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप। अरे एक बात बता दो, तुम्हें माजा बोलियो ना, किस कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड होता है? कोका कोला, माजा, स्प्राइट, मिरिंदा, आ से यहां तक, हाँ किसमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड है? सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड पल्प वाले फ्रूट जूसेस में होते हैं, माजा फ्रूटी, सबसे ज्यादा खतरनाक माजा और फ्रूटी। और हम अपने घरों में बच्चों को क्या पिलाते हैं? जहर पिला रहे हो, जहर। इसलिए मैंने कहा बता दूं, इससे अच्छा चाय नहीं। और सबसे कम पेस्टिसाइड किसमें? भाई क्वेश्चन तो बनता है। और सुनो, गला घोट दूंगा, लस्सी कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ठीक है, लस्सी, लस्सी कोल्ड ड्रिंक पूछ रहा, लस्सी बता रहे हैं। अभी लस्सी, छाछ, जीरा ये सब चलेगा, नींबू जूस है ना। सबसे कम होता है स्प्राइट, गूगल किया गया, सबसे कम स्प्राइट में होता है।
पैसे इसलिए डालते हैं ताकि वो खराब ना हो 6 महीने तक। हेल्थ पे इफेक्ट है, स्मॉल डोज ले रहा है ना, सडन इफेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म होगा, सरकार अलाउ करती है। ऐसा है कि लिटरली बीमार होंगे। स्प्राइट है जिसमें सबसे कम है और माजा और फ्रूटी जैसी चीजों में सबसे ज्यादा है। ये मैं सिर्फ एक जागरूकता के लिए बताया हूँ कि घरों में हम बच्चों को ज्यादातर माजा और फ्रूटी पिलाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। स्प्राइट पिलाएंगे। मैं देखो इसको इस एग्जाम्पल को लाया इसलिए हूं, मुझे थोड़ा ट्रेड सीक्रेट पढ़ाना था। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है कि जैसे कोई रेसिपी वगैरह होती है ना, उस रेसिपीज वगैरह को आप अपना बनाकर किसी को दे नहीं सकते, बेच नहीं सकते। मैंने हमारा कोका कोला लिया, उसका केमिकल टेस्टिंग किया और केमिकल टेस्टिंग करने के बाद कोका कोला मैंने मार्केट में बना के ला दिया। 1 मिनट, मैं बेचने लगा, सुनो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, मैं वायलेशन कर रहा हूं ट्रेड सीक्रेट का, ठीक है? नहीं, रेसिपीज वगैरह इस तरह की चीजें मैं नहीं बना सकता। और कितना आसान है ना, कोका कोला की केमिकल टेस्ट कर लो, बना लो घर में, कोई भी कर सकता है। आप किसी सामान का केमिकल टेस्टिंग करने के लिए केमिकल लैब में नहीं भेजते, बोल लो कितना आसान है। मेरी किताब लिखना कितना आसान है, खड़ टाइप किया, एक आदमी बैठाया, 10 दिन में 20 दिन में 3 आदमी बैठाया, किताब टाइप हो गई, तैयार हो गई, स्कैन करके किताब में कर, सुनो अगले दिन जेल। कॉपीराइट वायलेशन है कि नहीं? ये कॉपीराइट वायलेशन है। क्या हाँ तो कर लो, कर लो। अगर वो प्लैगरिज्म एक्सेप्ट कर लेता तो कर लो। उसके लिए प्लैगरिज्म नियम होते हैं, प्लैगरिज्म नियम होता है, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। एक इंटरनेशनल रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है? इवन मैं आपको बताऊं, जब मैं कई ऐसे चैप्टर्स लिखता हूं तो उसमें मुझे बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिलते हैं और जर्नल्स वगैरह के, क्योंकि हम लोग थोड़ा रिसर्च से जुड़े रहे। तो जैसे जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं आपको बता दूं कॉपीराइट का कुछ यहाँ पे कुछ केस जो है, तो ये जब प्रैक्टिकली मैंने किया तो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक IIT-BHU की एक प्रोफेसर है, उनका एक आर्टिकल छपा साइंस रिपोर्टर में। साइंस रिपोर्टर CSIR की मैगजीन है, बड़ा अच्छा था। और उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक नोट्स मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा अपने बच्चों को ये कंटेंट मुझे अपनी किताब में डालकर हर पूरे इंडिया में हर किसी को देना चाहिए। इतना बढ़िया काम की चीज कहीं मिल नहीं रही है। अब वो मुझे एक नोट्स आर्टिकल मिल गया, मुझे हूबहू वो नोट्स चाहिए थे आप सबके लिए, एक अच्छी क्वालिटी की किताब के लिए। मैं ऐसे तो उठा के लिख नहीं सकता था, और मेरी इच्छा थी कि वही वर्ड्स वही लिखे जाए जिसको मैडम ने लिखा था। IIT-BHU की प्रोफेसर है। अब मैं कैसे करूं, मैं छाप तो सकता नहीं था क्योंकि प्लैगरिज्म पे केस से मैं फंस जाता। और वो इंटरनेट पे जब प्लैगरिज्म आता ना, वो ले लेता, यहां से इन्होंने उठाया है, कॉपी, इन्होंने ओरिजिनल कंटेंट नहीं दिया। मैंने मैडम को मेल किया कि माय नेम इज रवि अग्रवाल, मैं भी रिसर्च स्कॉलर रहा, मैंने भी काम किया, विदेशों में रहा, मैंने ये पेपर किए और मैं आप पे कंटेंट को यूज करना चाहता हूं अपनी किताब में। और मेरी किताब है जो बहुत चलती है, UPSC सेगमेंट में बहुत अच्छी किताब है, काफी रिस्पेक्टेड है। सर अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोला, ऐसे कह लो, है ना? तो भाई कोई भी आदमी तो गूगल करेगा तो मिल तो गया ही होगा गूगल पे मेरे बारे में, थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा कि झूठ है फेक है, मिल जाएगा गूगल पे तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है? तो मैडम ने मुझे अलाउ कर दिया, मैंने उनको थैंक यू बोला और उनको थोड़ा जो भी ग्रेटिट्यूड जो होता है अपना दिया उनको। और वही कंटेंट है जो आप आज किताब में AI में पढ़ रहे हैं। इस किताब में ना मैंने बहुत जगह से चीजें बिटोरी हैं, आपको ये चीजें नहीं पता, आपको पकी पकाई मिली ना। मैंने इस किताब को कैसे लिखा मैं ही जानता हूं। इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटी लिखना बहुत आसान था। साइंस टेक में तो कुछ है ही नहीं ना, क्या लाया जाए, क्या इतिहास भूगोल फिर भी होता, बाबर बाद हुमायूं आया, हमारे बाद अकबर आया। साइंस टेक में तो कुछ पता नहीं कौन किसके बाद क्या आया है, आप समझ रहे हैं? तो लोगों ने सपोर्ट भी किया इस किताब को लिखने के लिए। ऐसे केस में आप कर सकते हैं कॉपीराइट, आपको समझ में आ गया ना? लेकिन इसके लिए आपको अच्छा, हाँ, मैग्रा हिल ने जब वो चीज उस बार मैंने उसको डाला तो उन्होंने कहा सर ये तो प्लेगरिज्म ले रहा है सर। तो मैंने कहा सर मेरे पास मैंने उसका ले रखा है, एक्सेप्टेंस ले रखा है। आपको पता है इस किताब में जो मैंने पार्टिकल फिजिक्स वाले जो चैप्टर्स लिए हैं, ये इंटरनेशनल कुछ जर्नल से लिए हैं और ये इंटरनेट पे ओपनली हैं। मैं उनको सीधा नहीं ले सकता था, मैंने अपनी टीम के साथ बैठकर उन सबको मेल कर करके उन सबसे एक्सेप्टेंस लिया है, तब वो फोटोग्राफ को मैं अपनी किताब में लिया। आप देखिएगा, नहीं तो कॉपीराइट के वायलेशन था मेरे ऊपर। और कुछ लोगों ने मुझे नहीं दिया है, तब मैंने फोटो खुद ड्रॉ किया है, अपने हिसाब से एनिमेशंस बनाए, मॉडिफाई किया है। खूबू मैं उनकी फोटोग्राफ्स नहीं ले सकता था। यानी ये किताब पूरी तरह से एक जेन्युइन किताब है, इसकी कोई पायरेसी और कोई हमने कुछ भी इसमें उल्टा सीधा काम नहीं किया है।
इंटरनेशनल लेवल की कोई इंटरनेशनल चीजें आती हैं, जो मैग्रा-ग्राहिल इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है, ये लोग कभी अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। ये बहुत बड़ा इनके लिए ड्रॉबैक होगा, इनकी बेइज्जती होगी। जैसे ऑक्सफोर्ड है, मैकमिलन्स हैं, ये लोग के जो पब्लिकेशंस आते हैं, ये लोग ये सब काम नहीं करते। लोकल पब्लिशर्स सब काम करते हैं। जैसे आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन का नोट्स बताता हूं, निर्माण MBPSC के लिए किताबें लिखता है, पूरी किताब इंटरनेट से ली गई है। कभी भी कोई भी इनके ऊपर इंटरनेट पे वायलेशन का केस ठोकेगा और बहुत तगड़ा ये नुकसान में जाएंगे। इनकी किताब पूरी 100% इंटरनेट से उठाई गई है, लाइन बाय लाइन, कॉमा और फुल स्टॉप। इन्होंने कुछ भी से मॉडिफिकेशन नहीं किया। प्लेगरिज्म में अच्छा फाइन देंगे, शायद इनकी जिंदगी भी खत्म हो सकती है। जिस बंदों के इन्होंने कंटेंट उठाए हैं वो सब इनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। पर ये किताब इतनी पॉपुलर नहीं है, लोकल छोटे मोटे थोड़े लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए अगर ये कहीं बाहर आया ना, इस तरह की चीजें इंटरनेट पे आए कंटेंट, तो ये सब खत्म हो जाएंगे और बहुत तगड़ा फाइन लगता है। मैं आपको बता दूं, 20 गुना, 100 गुना इस तरह से फाइन सकते हैं। कॉपीराइट में हम लोगों ने बहुत फालतू बातें कर ली, लेकिन मैंने आपको इनडायरेक्टली बता दिया, कॉपीराइट इस तरीके से हम कुछ ले भी सकते हैं, पर उनके परमिशन से, ठीक है, उनके परमिशन से। 2 चीजें और हैं और 5 मिनट और। ट्रेड ड्रेस। ट्रेड ड्रेस क्या होता है? ऐसा है कि जब हम किसी सामान को मार्केट में लाते हैं या हम किसी की चीज लेते हैं, खरीदते हैं, चलो उदाहरण लेते हैं ना, ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी है। जब हम अमेजॉन का कोई सामान लेते हैं तो अमेजॉन का एक रैपर आता है, उसका एक लुक आता है। ये थोड़ी ना है कि मैं अपने किसी सामान को बेचने के लिए उसके रैपर को यूज करूंगा, नहीं, ये भी एक वायलेशन है। इसको हम कहते हैं ट्रेड ड्रेस। ये सब काम के नहीं है, लेकिन है, ये सब भी IPR आते हैं। क्या पता तुम्हारे पेपर पे ये आ जाए, इनमें से कौन कौन से IPR है। ट्रेड ड्रेस है तो कब से मार तो दोगे। ट्रेडमार्क है, ट्रेड सीक्रेट है, रेसिपी वगैरह, ये उतने काम के नहीं है, ट्रेडमार्क काम का है, लेकिन कम से कम IPR ये भी है, ये तो कहोगे ना, ऑब्जेक्टिव में मार देना, ठीक है। सर प्लांट वेराइटीज क्या होते हैं? ऐसा है, एग्रीकल्चर में प्लांट ब्रीडर्स मिलेंगे आपको। ये जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, ये जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी है, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूसा है, या बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो बहुत सारे वेराइटीज को बना रहे हैं, नए किस्म की वेराइटीज बना रहे हैं, अच्छी किस्म के पेड़ पौधे बना रहे हैं, अच्छे सीरियल ग्रेन्स बना रहे हैं। इनको बनाने के बाद इनको मल्टीप्लाई करके ये क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, पैसे कमाते हैं। कोई और नहीं बेच सकता। ये भी एक राइट है, IPR है, जिसको हम कहते हैं प्लांट वेराइटी राइट्स, जो इन प्लांट ब्रीडर्स को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने भी जिंदगी लगाकर अच्छे किस्म के पौधे बनाए, अच्छे किस्म के सीड्स बनाए हैं जो मार्केट में लाए जाते हैं। ये भी एक IPR है। समझ में आ गई बात? लास्ट एक और देखते हैं, आगे अगली बार करेंगे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। देखो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या है? लोकेशन स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और उसी नाम से बिकते हैं, उसी नाम से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है और उसी नाम से पूरी दुनिया में लोग उनमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। आपके पेपर में 2015 में क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा इनमें से कौन कौन सा GI है। 2015 के पेपर में उन्होंने जो ऑप्शंस दिए उसमें एक दिया बनारसी साड़ी, GI है कि नहीं। फिर उन्होंने दूसरा दिया तिरुपति के लड्डू और तीसरा उन्होंने दिया दाल बाटी चूरमा। जब आप पेपर पलटोगे लास्ट में क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें 2015 के PD का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 मिनट सुन लो फिर बंद कर दे, 2 मिनट है ना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इनमें से जो था तिरुपति का लड्डू नहीं है, तिरुपति के लड्डू, सॉरी, ये दाल बाटी चूरमा नहीं है, तिरुपति लड्डू और बनारसी साड़ी था। आप जब बुक पढ़ोगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पे जाओगे, तो वहां पर मैंने एक साइट का लिंक रखा है और मैंने लिखा हूं काइंडली गो ऑन दिस साइट्स एंड वंस सी द इंटायर लिस्ट ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ इंडिया। एक बार आपको देखना चाहिए। आपकी बुक में मैंने 20-25 नाम लिख दिए हैं और फिर ETC लिख दिया है, और ये सारे के सारे जो नाम हैं एक बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि आज 300 से ज्यादा है और 300 ज्यादा GI आप याद नहीं रख सकते। एक दो बार आप सरसरी निगाह से उस साइट पर जाकर देख लें। आपको बुक में जब GI पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसमें ये लिंक है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, सुन रहे हो? मेरी एक बैचमेट थी, मेरे साथ उसने PhD किया, वो याद आ रही है, अजीब हालत है। वो US सिटीजन है एक्चुअल में, वो यहां की नहीं है, वो बाहर की थी, IIT दिल्ली में PhD कर रही थी मेरे साथ में, हम लोग साथ ही PhD कर रहे थे। जब उसकी शादी हो रही थी तो उसको शौक था कि मेरी शादी जो है इंडियन तरीके से हो, तो उसने हम सबको इनवाइट किया था, पूरी टीम को। उसकी थोड़ी PhD जल्दी हो गई थी, शादी होनी थी, हमारे गुरुजी ने जल्दी करा दिया।
सिंस वी बिलोंग फ्रॉम वेरी रिच फैमिली यूएस में, तो उसने हम सबसे बोला कि रवि, हमने बोला भैया क्या गिफ्ट दें, ठीक है, तो बड़ा गिफ्ट ही देना था। बताऊंगा क्यों बड़ा गिफ्ट देना था, क्योंकि उसने टिकट भेज रखा था यूएस का आना जाना 80,000 1.5 लाख रुपए का टिकट हो गया एक एक बंदे का। आप समझ रहे यूएस आने में बहुत महंगा होता है, और 2 महीने पहले करा रहे हैं तो भैया और महंगा पड़ेगा। 6 महीने पहले कराइए तो फिर भी चलो 60 या दुबई वही हो गया, सस्ता पड़ जाता, डायरेक्ट फ्लाइट थी। अब इतना महंगा टिकट तो समझ ही रहे हो आदमी है ना। और हम सारे 7 फ्रेंड्स से 7 के टिकट उसने कटाए थे। सोचो कितने लाख रुपए के टिकट थे उसके। बोला ना इट्स वेरी रिच। उसका शौक था पढ़ना, उसका नौकरी करने का शौक नहीं था, शौक था पढ़ना। इसलिए अमेरिका में जाओ तो भैया अभी रुकने ठहरने का अपना बढ़िया ठिकाना है, बढ़िया बंगलो उसका अलग है भैया, छोड़ो उसको। तो उसने क्या बोला, उसने बोला रवि यार तुम लोग आ तो रहे हो पर आई वुड लाइक टू वियर अ बनारसी साड़ी। और उसने सच में, क्रिश्चियन थी वो, क्रिश्चियन के हिसाब से शादी किया और हिंदू रिचुअल के हिसाब से भी शादी किया। और हिंदू रिचुअल के हिसाब से शादी करने की वजह से उसने हम सबको बुलाया भी था, ये हम लोग बाद में समझे। दोस्त भी थे, ऐसी बात नहीं है। और हम सब ने उसको बनारसी साड़ी दिया। 70,000 रुपए की हम लोगों ने साड़ी खरीदी थी मिलकर, क्योंकि मैं गोरखपुर का हूँ, बनारस नेक्स्ट टू गोरखपुर पास में ही है, जाता रहता हूँ। मेरे गुरुजी उधर ही गए, जिनके अंदर मैंने पीएचडी किया। फिलहाल वो पढ़ाते थे आईटी दिल्ली में, रहने वाले बनारस के हैं, तो मैं जाता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। बनारसी साड़ी का क्रेज सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, तो ये चीज सिर्फ आपकी इंडिया के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए जाना जाता है। इसका भी पूरा नियम और कानून WTO ही मैनेज करता है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन ने पूछा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के जो इश्यूज हैं सारे जो कोई अगर आते हैं, ये भी WTO ही मैनेज करता है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया होगा, लास्ट में देखोगे तब। ओके, कौन सी बात कहां ले जा रहे हैं ये लोग, कुछ भी